फिर इन लोगों ने वहां से पान खरीदे। तंबाकू वाला पान दूसरे लड़के ने इस लड़के को भी दिया, जो शायद जिंदगी में पहली बार पान खा रहा था। पान खाते हुए वो चारों इस इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचकर पहले लड़के ने एक बार फिर तनकीदी नजरों से चारों तरफ देखा, और फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान की एक झलक नमूदार हुई। वो जगह बहुत साफ सुथरी और खासी हद तक आरास्ता थी। गांव तकिए और चांदनियां बची हुई थीं, और बारीक पर्दे लहजा रहे थे। कुछ लोग पहले ही वहां मौजूद थे। रक्स अभी शुरू नहीं हुआ था। हवा था। एक औरत लपकती उनकी तरफ आई। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मस्नूई मुस्कुराहट सजी हुई थी। उसने दूसरे लड़के को मुखातब किया। पहले लड़के ने गौर से इस औरत को देखा। उधेड़ उम्र की वो औरत अपने चेहरे पर बेतहाशा मेकअप थोपे और बालों में मोतिये और गुलाब के गुजरे लड़काए। शिफॉन की एक चंगाड़ती हुई सरख साड़ी में मलबूस थी, जिसका ब्लाउज उसके जिस्म को छुपाने में नाकाम हो रहा था, मगर वो जिस्म को छुपाने के लिए पहना गया भी नहीं था। इन चारों को वो एक कोने में ले गई और वहां उसने उन्हें बैठा दिया। पहले लड़के ने वहां बैठते ही मुन्ना में मौजूद पान इस गलदान में थोक दिया, जो उनके करीब मौजूद था, क्योंकि पान मुन्ना में होते हुए उससे बात करना मुश्किल हो रहा था। पान का जायका भी उसके लिए कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं था। तीनों लड़के वहां बैठ मध्यम आवाज में बातें करने लगे, जबकि पहला लड़का इस बाल के चारों तरफ मौजूद गांव तकियों से टेक लगाए हुए लोगों को देखता रहा, जिनमें से कुछ अपने सामने शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां रखे बैठे थे। उनमें से अक्सरियत सफेद लट्ठे के कल्फ लगे कपड़ों में मलबूस थी। उसने ईद के इज्तिमात के अलावा आज पहली बार किसी और जगह पर सफेद लिबास पहनने वालों का इतना बड़ा इज्तिमा देखा था। खुद वो अपने साथियों की तरह सियाह जीन्स और उसी रंग की आधे बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस था। उनकी उम्र के कुछ और लड़के भी वहां उन्हीं की तरह जीन्स और टी शर्ट्स में मलबूस थे। थोड़ी देर बाद एक और औरत उसी तरह चीखते चंगाड़ते रंगों वाले कपड़ों में मलबूस वहां आकर बाल के दरमियान में बैठकर एक गजल सुनाने लगी थी। उसके साथ कुछ साजंदे भी थे। दो गजलें सुनाने और अपने ऊपर उछाले जाने वाले कुछ नोट उठाकर वो खासी खुश और मुतमईन वापस चली गई। और उसके जाने के फौरन बाद ही फिल्म इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हाल में दाखिल हुई, और हाल में मौजूद हर मर्द की नजर उससे जैसे चिपक कर रह गई थी। उसने हाल में बारी बारी चारों तरफ घूमकर हर एक को सर के इशारे से खुश आमदीद कहा था। साजंदों को इस बार किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा था। केस्ट प्लेयर पर बारी बारी चंद हेजान अंगेज गाने लगाए गए थे, जिन पर इस औरत ने अपनार किस पेश कर ना शुरू किया था, और कुछ देर पहले की खामोशी यकदम खत्म हो गई थी। चारों तरफ मौजूद मुर्दास औरत को दाद व तहसीन पेश करने के साथ साथ शराब नोशी में मसरूफ थे। इनमें से कुछ जो हैं ज्यादा जोश में आ रहे थे, वो उठकर उस एक्ट्रेस के साथ डांस में मसरूफ हो जाते। हाल में वाहिद शख्स जो अपनी जगह पर किसी हरकत के बगैर बेतासर चेहरे के साथ बैठा था, वो हाल में वाहिद शख्स था, वही लड़का था। मगर उसके बावजूद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उस एक्ट्रेस के रक्स से खासा महजूज हो रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब उस एक्ट्रेस ने अपना किस हो रहा था खत्म किया, तो वहां मौजूद आधे से ज्यादा मर्दातना फेल हो चुके थे। वापस घर जाना इनके लिए मसला उसलिए नहीं था क्योंकि इनमें से कोई भी घर जाने का इरादा नहीं रखता था। वो सब वहां रात गुजारने आए थे। उन चारों ने भी रात वहां गुजारी। अगले दिन वहां से वापसी पर गाड़ी में इस दूसरे लड़के ने जमाही लेते हुए पहले लड़के से पूछा, जो इस वक्त लापरवाही से गाड़ी से बाहर देखने में मसरूफ था, कैसा रहा यह तजुर्बा? अच्छा था, पहले लड़के ने कुंधे अचकाते हुए कहा। बस अच्छा था, और कुछ नहीं, तुम भी बस। उसने कुदरे नाराजी के आलम में बात अधूरी छोड़ दी। कभी कभार जाने के लिए अच्छी जगह है, उसके अलावा और क्या कह सकता हूं। मगर समथिंग स्पेशल वाली कोई बात नहीं है। मेरी गर्ल फ्रेंड उस लड़की से बेहतर है जिसके साथ मैंने रात गुजारी है, उस लड़के ने दो टूक अंदाज में कहा। डाइनिंग टेबल पर हाशिम मुबीन की पूरी फैमिली मौजूद थी। खाना खाते हुए
वो सब आपस में खुश गपियों में भी मसरूफ थे। मौज़ूअ गुफ्तगू उस वक्त इमामा थी, जो उस वीक एंड पर भी इस्लाम है आबाद मौजूद थी। बाबा, आपने ये बात नोट की कि इमामा दिन बह दिन संजीदा से संजीदा होती जा रही है। वसीम ने कुदरे छेड़ने वाले अंदाज में इमामा की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये तो मैं भी पिछले कई माह से नोट कर रहा हूं। हाशम मुबीन ने वसीम की बात पर बैठी के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इमामा ने चावलों का चमचा रखते हुए वसीम को घूरा। क्यों इमामा, कोई मसला है? बाबा, ये बड़ी फजूल बातें करता है और आप भी ख्वामख्वाह उसकी बातों में आ रहे हैं। मैं अपनी स्टडीज की वजह से मसरूफ और संजीदा हूं। अब हर कोई वसीम की तरह निकमा तो नहीं होता। उसने अपने साथ बैठे वसीम के कुंधे पर कुछ नाराजी से हल्का सा हाथ मारते हुए कहा, बाबा, आप जरा अंदाजा करें, मेडिकल के शुरू के सालों में उसका ये हाल है, तो जब ये डॉक्टर बन जाएगी तब उसका क्या हाल होगा? वसीम ने इमामा की तनबिया की परवाना करते हुए उसका मजाक उड़ाया। सालों गुजर जाया करेंगे। मैं इमामा हाशिम को मुस्कुराए हुए डाइनिंग टेबल पर मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इन दोनों के दरमियान नोक-झोंक हमेशा ही रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों अकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। मुस्तकिल बुनियादों पर होते रहने वाले उन झगड़ों के बावजूद इमामा की हमेशा ही रहती थी। बहुत कम मौके होते थे जब वो दोनों अकट्ठे हों और उनके दरमियान आपस में झगड़ा ना हो। और उनके सबसे ज्यादा दोस्ती भी वसीम के साथ ही थी। उसकी वजह शायद उनकी ऊपर तले की पैदाइश भी थी। और आप तसव्वुर करें, उस बार इमामा ने उसे अपनी बात मुकम्मल करने नहीं दी। उसने उसके कुंधे पर पूरी कुव्वत से मक्का मारा। वसीम पर कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ। हमारे घर में एक डॉक्टर के हाथ में शफा के सिवा और क्या क्या हो सकता है, आप उसका मजाहिरा देख रहे हैं। उससे आप ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि आज कल के डॉक्टर्स वार्ड में मरीजों के साथ क्या सलूक करते होंगे। मुल्क में बढ़ती शरह अमवात की एक वजह। बाबा, उसको मना करें। इमामा ने बलाखिर हथियार डालते हुए हाशिम मुबीन से कहा। वसीम, हाशिम मुबीन ने अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए वसीम को झड़का। वो बड़ी सआदतमंदी से फौरन खामोश हो गया। उसने पूरे लिफाफे को ग्राइंडर में खाली कर दिया और फिर उसे बंद करके चला दिया। खांसामा उसी वक्त अंदर आया। छोटे साहब, लाएं, मैं आपकी मदद कर दूं। वो इसकी तरफ बढ़ा, मगर उसने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। नहीं, मैं खुद कर लेता हूं। तुम मुझे दूध का एक गिलास दे दो, उसने ग्राइंडर ऑफ करते हुए कहा। खांसामा एक गिलास में दूध लेकर उसके पास चला आया। दूध के आधे गिलास में उसने ग्राइंडर में मौजूद तमाम पाउडर डाल दिया और एक चमचा से अच्छी तरह हिलाने लगा। फिर एक ही सांस में वो दूध पी गया। खाने में आज क्या पकाया है तुमने? उसने खांसामा से पूछा। खानसामा ने कुछ डिशेस गिनवानी शुरू कर दें। उसके चेहरे पर कुछ नागवारियां भरी। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सोने जा रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसने सख्ती से कहा और किचन से निकल गया। पैरों में पहनी हुई बाटा की चप्पल को वो फर्श पर तकरीबन घसीट रहा था। उसकी शिव बड़ी हुई थी और आंखें सरख थीं। शर्ट के चंद एक के सिवा सारे ही बटन खुले हुए थे। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजे को लॉक कर लिया और वहां मौजूद जहाजी साइज के म्यूजिक सिस्टम की तरफ गया और कमरे में बोल्टन का व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन ब्लंड आवाज में बजने लगा। वो रिमोट लेकर अपने बेड में आ गया और औंधे मना बेतरतीबी के आलम में लेट गया। इसका रिमोट वाला बायां हाथ बीड से नीचे लटक रहा था और मुसलसल हल रहा था। उसके दोनों पांव भी म्यूजिक के साथ गर्दुश में थे। कमरे में बीड और उसके अपने अलावा हर चीज अपनी जगह पर थी। कहीं पर कुछ भी बेतरतीब नहीं था। कहीं पर गर्द का एक जरा तक नजर नहीं आ रहा था। म्यूजिक सिस्टम के पास मौजूद दीवारी शेल्फ में तमाम ऑडियो और वीडियो कैसेट्स बड़े अच्छे तरीके से लगी हुई थीं। एक दूसरी दीवार में मौजूद रेक्स पर किताबों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। कोने में पड़ी हुई कमरे की मुख्तलिफ दीवारों पर हॉलीवुड की एक्ट्रेसेस और वहां के बैंड्स के
पोस्टर्स लगे थे। बाथरूम के दरवाजे और कमरे की खिड़कियों के शियों को पले बवाए मैगजीन से काटी गई कुछ मॉडल्स की न्यूड तस्वीरों से सजाया गया था। कमरे में पहली बार दाखिल होने वाला दरवाजा खोलते ही बहुत बुरी तरह चौंकता, क्योंकि बिल्कुल सामने खिड़कियों के शीशों पर मौजूद वो तस्वीरों चंद लम्हों के लिए देखने वालों को तस्वीरें नहीं बल्कि असल लड़कियां नजर आती थीं। उन तस्वीरों को वहां लगाते हुए तरतीब का खास ख्याल रखा गया था। म्यूजिक सिस्टम जिस दीवार के साथ मौजूद था, इसी दीवार के एक कोने में दीवार पर एक इलेक्ट्रिक गिटार लटकाया गया था और उसी कोने में एक कीबोर्ड भी स्टैंड पर रखा हुआ था। दीवार पर गिटार से कुछ फासले पर पिकोलो, फ्लूट और ओबुए भी लटकाए गए थे। उस कमरे के मकीन को यकीनन म्यूजिक से गहरी दिलचस्पी थी। बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार में मौजूद किबिंट में टीवी मौजूद था और उसी किबिंट के मुख्तलिफ खानों में मुख्तलिफ ट्रॉफीज और शील्ड पड़ी हुई थीं। कमरे का चौथा को ना भी खाली नहीं था। वहां दीवार पर मुख्तलिफ रेक्टस लटके हुए थे। इनमें से एक टिन्स का था और दो स्क्वाश के। इन रेक्ट्स को दीवार पर लटकाने से पहले नीचे पोस्टर्स लगाए गए थे और फिर रेक्ट्स इस तरह लटकाए गए थे कि यूं लगता था वो रेक्ट्स उन खिलाड़ियों ने पकड़े हों। टीन्स के रेक्ट के नीचे गब्रेला सबाइनी का पोस्टर था, जबकि स्क्वाश के एक रेक्ट के नीचे जहांगीर खां का पोस्टर था, जबकि दूसरे रेक्ट के नीचे रोडनी मार्टिन का। कमरे में वाहद जगह जहां बेतरतीबी थी, वो डबल बेड था जिस पर वो लेटा हुआ था। सुलग की बेड शेड बरी तरह स्लॉट ज़दा थी और उस पर इधर उधर चंद हैं पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन पड़े थे, जिनमें पले बुआए नमाया था। बेड पर एक पीपर कटर और कागज की कुछ छोटी छोटी कुतरनें भी पड़ी हुई थीं। यकीनन कुछ देर पहले वो इन मैगजीन्स से तस्वीर में काट रहा था। चिवंगम्स हो नगमस के कुचर पर इस भी तड़े-मड़े बेड पर ही पड़े हुए थे। डिरिन हल का एक पीकट और लाइटर भी एशटरे के साथ बेड पर ही पड़ा था, जबकि सुलग की सफीद चमकदार बेडशीट पर कई जगह ऐसे निशान थे जैसे वहां पर सिगरेट की राख भी थी। काफी का एक खाली मग भी बेड हेड हो गया था, पर पड़ा हुआ था और इसके पास एक टाई और रस्ट वॉच भी थी। इन सब चीजों से कुछ फासले पर सिरहाने एक मोबाइल पड़ा था, जिस पर यकदम कोई कॉल आने लगी थी। बेड पर औंधे मुन्ना लेटा हुआ वो नौजवान अब शायद नींद के आलम में था, क्योंकि मोबाइल की बीप पर उसने सर उठाए बगैर अपना दायां हाथ बेड पर इधर-उधर फेरते हुए जिसे मोबाइल तलाश करने की कोशिश की, मगर मोबाइल उसके हाथ की रसाई से बहुत दूर था। उस पर मुसलसल कॉल आ रही थी। कुछ देर इसी तरह उधर-उधर हाथ फेरने के बाद उसका हाथ साकित हो गया। शायद अब वो वाकई सो चुका था, क्योंकि उसके धर कुत्ते पैर रख चले थे। मोबाइल पर अब भी कॉल आ रही थी। बेड से बाहर निकले हुए उसके बाएं हाथ है मैं पकड़ा हुआ रिमोट एकदम उसकी गिरफ्त से निकलकर नीचे कारपेट पर गिर पड़ा। माइकल बोल्टन की आवाज अभी भी कमरे में गूंज रही थी। व्हेन अ मैन लव्स अ वुमन। फिर यकदम कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और फिर दस्तक की ये आवाज बढ़ती ही गई। मोबाइल की कॉल खत्म हो चुकी थी। दरवाजे पर दस्तक देने वाले हाथ बढ़ते गए पर औंधे मुना बेहिस ओ हरकत पड़ा था। डोंट टील मी अमामा, क्या तुम वाकई अंगिजड़ हो? ज़ैनब को जवीरिया के इंकिशाफ पर जैसे करंट लगा। अमामा ने मलामती नजरों से जवीरिया को देखा, जो पहले ही माजिरत ख्वाहाना अंदाज में उसे देख रही थी। उसे नहीं, मुझे देखकर बताओ, क्या तुम वाकई अनगीजड़ हो? ज़ैनब ने इस बार उसे कुछ झड़कते हुए कहा। हाँ, मगर ये इस कदर गैर मामूली और हेरत अंगेज वाकया तो नहीं कि तुम इस पर इस तरह रेक्कट करो। उमामा ने बड़ी रसानियत से कहा। वो सब लाइब्रेरी में बैठी हुई थीं और अपनी तरफ से हती अल मकदूर सरगोशियों में बातें कर रही थीं। मगर तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था। आखिर राज में रखने की क्या जरूरत थी? इस बार राभा ने कहा। राज में तो नहीं रखा, बस ये कोई इतना अहम वाकया नहीं था कि तुम्हें बताती और फिर तुम लोगों से मेरी 2-3 साल बताना तो चाहिए था तुम्हें। ज़ैनब का एतराज अभी भी अपनी जगह कायम था। इमामा ने मुस्कुराते हुए ज़ैनब को देखा। अब करूंगी तो और किसी को बताऊं या ना बताऊं, तुम्हें जरूर बताऊंगी। वेरी फनी, ज़ैनब ने उसे घूरते हुए कहा। और कुछ नहीं,
तो तुम हमें कोई तस्वीर वगैरह ही लाकर दिखा दो मौसूफ की। है कौन? नाम क्या है? क्या करता है? राबिया हमेशा की तरह है कौन? नाम क्या है? क्या करता है? एक ही सांस में सवाल दर सवाल कर डाले। फर्स्ट कजन है, असजद नाम है। उमामा ने रख रख कर कुछ सोचते हुए कहा, एमबीए क्या है? उसने और बिजनेस करता है। शक्ल व सूरत कैसी है? ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रही हूं। लंबा है, डार्क है, हैंडसम है। इस बार इमामा मुस्कुराते हुए कुछ कहे बगैर ज़ैनब को देखती रही। अमामा ने अपनी पसंद से ये मंगनी की है। वो अच्छा खासा गढ़-लकंग है। जो यरिया ने उस बार उमामा की तरफ से जवाब देते हुए कहा, हाँ, हमें अंदाज़ा कर लेना चाहिए था। आखिर वो इमामा का फर्स्ट कज़न है। अब इमामा, तुम्हारा अगला काम ये है कि तुम हमें उसकी तस्वीर लाकर दिखाओ। ज़ैनब ने कहा, नहीं, उससे पहले का ज़रूरी काम ये है कि तुम हमें कुछ खिलाने-पिलाने ले चलो। राबा ने मुदाखलत करते हुए कहा, फिलहाल तो यहाँ से चलें, हॉस्टल जाना है मुझे। इमामा यकदम उठकर खड़ी हो गई, तो वो भी उठ गई। वैसे जो यार ये, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? साथ चलते हुए ज़ैनब ने जो यार से पूछा। भाई, इमामा नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उस मौज़ू पर बात नहीं की। जवेरिया ने माज़रत ख्वाहाना अंदाज में कहा। इमामा ने मड़कर एक बार फिर जो युर्ये को घोरा। इसकी नज़रों में तनबिया थी। इमामा क्यों नहीं चाहती थी? मेरी मंगनी हुई होती तो मैं तो शोर मचाती हर जगह, वो भी इस सूरत में जब ये मेरी अपनी मर्जी से होती। ज़ैनब ने बुलंद आवाज में कहा। उमामा ने उस बार किसी रुदामल का होना है इजहार नहीं किया। कहा, बेटा, आबादी के उस 5% हिस्से में शामिल है जो 100 से ज्यादा का आईक्यू लेवल रखते हैं। इस आईक्यू लेवल के साथ जो कुछ वो कर रहा है वो गैर मामूली सही मगर गैर मुतवक्का नहीं है। इस गैर मुल्की स्कूल में सालार को जाते हुए अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था जब सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी को वहां बुलवाया गया था। स्कूल के साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें सालार सिकंदर के मुख्तलिफ आई क्यू टेस्ट के बारे में बताया था, जिसमें उसकी पर फार्मन्स ने उसके टीचर और साइकोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था। उस स्कूल में वो 150 का आईक्यू लेवल वाला पहला और वाहिद बच्चा था और चंद ही दिनों में वो वहां सबकी तौजह का मरकज बन गया था। सिकंदर उस्मान और उनकी बीवी से मुलाकात के दौरान साइकोलॉजिस्ट को इसके बचपन के बारे में कुछ और खोज लगाने का मौका मिला। वो काफी दिलचस्पी से सालार के केस को स्टडी कर रहा था और दिलचस्पी की यह नौयत प्रोफेशनल नहीं जाती थी। अपने कैरियर में वो पहली बार उस आईक्यू के बच्चे का सामना कर रहा था। सिकंदर उस्मान को आज भी वो दिन अच्छी तरह याद था। सालार इस वक्त सिर्फ 2 साल का था और गैर मामूली तौर पर वो इस उम्र में एक आम बच्चे की निस्बत ज्यादा साफ लहजे में बातें करता था और बातों की नौयत ऐसी होती थी कि वो और उनकी बीवी अक्सर हैरान होते। एक दिन जब वो अपने भाई से फोन पर बात करने के लिए फोन कर रहे थे तो सालारान के पास खड़ा था। वो इस वक्त टीवी लाउंज में बैठे थे और फोन पर बातें करने के साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने फोन रख दिया। रिसीवर रखने के फौरन बाद उन्होंने सालार को फोन का रिसीवर उठाते हुए देखा। हेलो अंकल, मैं सालार हूं, वो कह रहा था। उन्होंने चौंक कर उसे देखा। वो इत्मीनान से रिसीवर कान से लगाए किसी से बातों में मसरूफ था। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? सिकंदर ने हैरत से उसे देखा। पहले उनके ज़हन में यही आया कि वो झूठ-मूठ फ़ोन पर बातें कर रहा है। पापा, मेरे पास बैठे टीवी देख रहे हैं। नहीं, उन्होंने नहीं किया, मैंने खुद किया है। वो इसके अगले जुमले पर चौंके। सालार, किससे बातें कर रहे हो? सिकंदर ने पूछा। अंकल, शाहनवाज है। सालार ने सिकंदर को जवाब दिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उससे ले लिया। उनका ख्याल था कि उसने गलती है से कोई नंबर मिला लिया होगा या फिर लास्ट नंबर कोरी डायल कर दिया होगा। उन्होंने कान से रिसीवर लगाया। दूसरी तरफ उनके भाई थे। ये सालार ने नंबर डायल किया है। उन्होंने माज़रत करते हुए अपने भाई से कहा। सालार ने कैसे डायल किया?